जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम पूरे जो इंडिया के पॉलिटी के जो पूरे पार्ट्स है उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा जो सीआरपीसी और आईपीसी के जो सेक्शन है थोड़े जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रियम्बल के बारे में समझेंगे, आपका कस्टोडियल असेंबली के बारे में समझेंगे और इस सबका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में समझेंगे, जैसे चार्टर एक्ट्स हो गए और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके पहले वाले उस सबको भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है कि कैसे कैसे सारी चीज़ों के चलते चलते और इसके साथ साथ जो इवोल्यूशंस हुए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, जो भी धीरे धीरे चीज़ें हुई उसको भी हम लोग साथ में समझेंगे। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाला पार्ट, ये सबसे लास्ट में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को समझेंगे और हर एक आर्टिकल को समझेंगे जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका टोटल 22 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स। इन सब के बारे में हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम जाके समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, उसका प्रियम्बल को, प्रियम्बल का हर एक वर्ड का मतलब क्या, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें और भी जो जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के बारे में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में कितने मेंबर्स थे, पहले कैसे था, पाकिस्तान से विभाजन हुआ था, कैसे टूट के अलग, वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पर। तो पार्ट 1 जो है हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो द यूनियन का मतलब क्या है? यहाँ पे द यूनियन का मतलब है इंडिया, ठीक है। इंडिया का एक संघ है, तो बोला संघ, और उसका जो टेरिटरी मतलब उसका जो राज्य हो गए, चाहे जो यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है, और जो ऑक्युपाइड टेरिटरी जैसे कि सिक्किम, इन सब के बारे में चर्चा है पार्ट 1 में। पार्ट 1 आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है आपका, अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1, भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आर्टिकल 1 में क्या बोला है? आर्टिकल 1 में बोला है द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में क्या है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 1 में बताया गया जो यूनियन है, ये जो संघ है हमारा, जो देश के हम लोग का संघ है, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, और इसमें कितने टेरिटरीज होंगे या कितने टाइप के टेरिटरीज होंगे, ठीक है, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 में किस बारे में चर्चा है कि जो संघ है इसका नाम क्या होगा और इसकी जो टेरिटरीज है कितने टाइप के टेरिटरीज होंगे। तो आर्टिकल 1 में सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो ये जो संघ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया, दैट इज भारत, इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिया, जो कि इंडिया बोलिए या भारत बोलिए, दोनों दोनों ही इसका नाम रहेगा। ये जो संघ है हमारा, तो पहले हम समझते हैं संघ का मतलब क्या होता है। तो देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन, ठीक है। कन्फेडरल मतलब परिसंघ, परिसंघ, फेडरल मतलब संघ, यूनियन मतलब भी संघ। तो इंडिया क्या है? ये यूनियन है। फेडरल जैसे यूएसए, ठीक है। कन्फेडरल अभी फिलहाल कोई नहीं देखने को मिलता। कन्फेडरल मतलब देखिए, इसको हम आपको एक ईंट के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मानिए एक घर बन रहा है, तो ईंटें रख दी गई ऐसे ऐसे, दीवार खड़ी करने के लिए ईंटें रख दी गई, इस तरह से ईंटें रख दी गई, सिर्फ इस तरह से रख दी गई हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परिसंघ। ऐसे हिला देंगे तो एक ईंट गिर जाएगी, ठीक है। अब इसी में क्या कर दिया ना, इस सारे ईंटों को जोड़ दिए एक दूसरे से, सीमेंट का से एक दूसरे को सबको जोड़ दिए, ठीक है। तो जब जोड़ दिए ईंटों को तो ये हो गया फेडरल, जैसे कि यूएसए। अभी भी जोर से मारेंगे तो टूट सकता है, जोर से मारेंगे अभी भी टूट सकता है, तो वो क्या है? यूएसए। और एकदम जब इसको प्लास्टर कर दिए, अब इसको क्या करेंगे? प्लास्टर कर देंगे पूरा बढ़िया से, बढ़िया से प्लास्टर कर दिए। जब बढ़िया से प्लास्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन। जैसे कि इंडिया, मतलब कितना भी कोशिश कर लीजिए टूटेगा नहीं। आप समझ में आ गया आप लोग को अंतर क्या फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन में, ठीक है। तो देखिए, तो क्या बोला है, जो यूनियन है इसका नाम क्या रहेगा? इंडिया, इंडिया बोलिए या भारत बोलिए, इंडिया बोलिए या भारत बोलिए। इसलिए बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला प्रोविजन हो गया, क्या हो गया? इंडिया, इंडिया क्या है? एक यूनियन है। दूसरा प्रोविजन हो गया
जो नेम्स हैं, जो नाम हैं, जो राज्यों के नाम हैं, वो पहले शेड्यूल में रखे गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला है ना नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो नेम और उसके टेरिटरीज, तो टेरिटरीज का जो नाम है, जो स्टेट्स का नाम है, वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम्स ऑफ द स्टेट। शेड्यूल क्या है, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बार बार चेंज होती, ठीक है। जैसे कि राज्यों का नाम है, हो सकता है बार बार चेंज हो सकता है कभी एक राज्य, उस टाइम क्योंकि कम राज्य थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो सकता है वो बार बार चेंज होने का जरूरत था। तो कुछ ऐसी चीजें रखी गई बाहर कि उसको जब चाहे आराम से चेंजमेंट ला सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल मेजोरिटी से ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो वैसी चीजों के बाद, चेंजमेंट्स के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट किया जाता था, उसी को एक अलग रखेगा, वैसे 12 क्या बनाएगी, अनुसूचियां बनाएगी, उसी में एक पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, आपका नाम है, स्टेट्स का क्या है, नाम है। जैसे कि पंजाब, तो पंजाब कहाँ लिखा गया कि इस जगह, इस टेरिटरी की, इस इलाके का नाम पंजाब होगा, तो इस इलाके का नाम पंजाब होगा, ये आपका फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया। तो क्या है फर्स्ट शेड्यूल में, दूसरा प्रोविजन ये हो गया। तीसरा प्रोविजन हो गया आर्टिकल 1 में कि टेरिटरीज, जो इंडिया में इतनी सारी टेरिटरीज हैं, तो इंडिया में इस यूनियन में कितनी तरह की टेरिटरीज होगी, तो टाइप ऑफ टेरिटरीज की चर्चा है। टेरिटरीज, कितने टेरिटरीज होंगे, तो 3 तरह की टेरिटरीज होंगी। सबसे पहली एक होगा स्टेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्य। दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है। और एक होगा ऑक्युपाइड टेरिटरी। ऑक्युपाइड टेरिटरी का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा देर में समझा देता हूँ। ऑक्युपाइड टेरिटरी का एक एग्जांपल बेस्ट हम लोग के पास अभी है सिक्किम, ठीक है। इसको हम अच्छे से भी समझाएंगे किस तरह से है, इतना आप समझ गए। आर्टिकल 2 में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको सिक्किम समझ में आ जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि नेम और टेरिटरी क्या होगा यूनियन का, तो जो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया बोलिए या भारत बोलिए दोनों सही है, सेम ही चीज है। क्या है, एक संघ है, संघ, परिसंघ और फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन में क्या अंतर, इसको ये भी आप समझ चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया कि स्टेट्स के नाम क्या क्या होंगे। हमारा जो यूनियन है इसमें 3 तरह की टेरिटरी हैं, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और साथ साथ एक ऑक्युपाइड टेरिटरी। अब आते हैं हम आर्टिकल 2 पर। किस पर, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में बोला गया एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो बोला किसी नए स्टेट, मतलब हम लोग का देश का हिस्सा नहीं है, वो हमारे जो कंट्री है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बाहर से किसी रीजन को, किसी एरिया को हम लोग के साथ मिलाना है, तो उसके बारे में प्रोविजन कहाँ दिया गया, आर्टिकल 2 में। क्या बोला, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट या न्यू रीजन को एडमिट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा जो कंट्री है उसके साथ, उसी को हम लोग उसके बारे में प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 2 में है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपको एडमिशन करना है किसी भी न्यू रीजन के, न्यू स्टेट्स का हमारी कंट्री के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आराम से पार्लियामेंट कर सकती है अपना, किस चीज से, नॉर्मल मतलब 50% मेजोरिटी से, नॉर्मल मेजोरिटी से चाहे तो पार्लियामेंट इसको क्या कर सकती है, ऐसा कर सकती है, बाहर के टेरिटरी को मिला सकती है, और साथ साथ इसको पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब पहले ही बता देना पड़ेगा, पूर्व अनुमति ले लेनी पड़ेगी, किससे, प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, सिक्किम। तो देखिए सिक्किम हमारा भाग नहीं था, तो जब क्या हुआ ना, चाइना था, तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हथिया लिया। जब तिब्बत को हथियाया, तो उस हथियाने के बाद 1961 में जब हथिया लिया तिब्बत को, तो उसके डर से भूटान और सिक्किम दोनों बोलने लगे कि भारत से कि हमको मिला लीजिए। तो भारत बोला ठीक है आप हमसे मिल जाइएगा, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, जिस तरह की शासन व्यवस्था हमारी, आपको भी वही मानना पड़ेगा। तो सिक्किम बोला ठीक है हम मान लेंगे, लेकिन भूटान ने कहा नहीं, हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो हमारी राजशाही चलती है, जो राजा यहाँ पे राज करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे करा जाएगा। लेकिन हमारा देश का संविधान इसको क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं करता था, इसीलिए हमने उसे नहीं किया, मतलब उन्हें नहीं जोड़ा। लेकिन हमने उन्हें कहा कि ठीक है हम आपको सुरक्षा देंगे, इसीलिए आज भी हमारी जो भूटान के सीमा पर हमारी ही आर्मी क्या करती है, उनकी रक्षा करती है। तो सिक्किम ने कहा ठीक है हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो सिक्किम को पहले कहा गया ठीक है, जुड़ने से पहले आप देख लीजिए कि हमारे तौर तरीके कैसे हैं। तो सिक्किम को सबसे पहले हम लोग है सहराज्य घोषित किया गया, ठीक है भाई ये हमारा अपना राज्य नहीं है, लेकिन हमारा एक तरह से दोस्त है, हमारे बाकी राज्यों की तरह ही, हम इसको अपने राज्य की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब उसको एज अ को स्टेट क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया 35th अमेंडमेंट 1974 में। 35th अमेंडमेंट 1974 के माध्यम से हमने क्या कह दिया, सिक्किम क्या है, हमारा एक को स्टेट है। क्या है, को स्टेट। ये आपका 2A में बोला गया है, ठीक है, 2A में, आर्टिकल 2A में 35th अमेंडमेंट 1974 के माध्यम से हमने क्या कह दिया,
सिक्किम हमारा को स्टेट है। फिर एक साल इसको ऐसे ही चलते रहने दिया गया सहराज्य के माफिक, और उसका 36वां अमेंडमेंट करके 36th अमेंडमेंट 1975 सिक्किम को हम लोगों ने क्या किया, 22nd स्टेट बना लिया, 22nd स्टेट। तो 1961 में जब किया था तो इसको थोड़ा थोड़ा डर होने लगा था, धीरे 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 20 साल गुजरने के बाद इनको लगा हमें भी हथियार ले जाएगा, इसलिए लोग हमसे जुड़ना चाहते थे। तो भूटान को तो नहीं जोड़ पाए क्योंकि वो हमारी राज्य शासन व्यवस्था को मतलब अपनाने के खिलाफ था। वो चाहता था कि जो हमारी जो जैसे उसकी चल रही वैसे ही चले और वो हमारा एक हिस्सा रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम तो सिक्किम हमसे जुड़ा, और सिक्किम को हम लोगों ने 36वां अमेंडमेंट करके 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया। अब आपको सिक्किम समझ में आ गया किस तरह से ऑक्युपाइड टेरिटरी, इसको हम लोग ऑक्युपाई किया क्योंकि हमारी अपनी टेरिटरी नहीं थी, जब आजाद हुआ था आजाद भारत का हिस्सा नहीं था ये बाद में हमारा हिस्सा बना 1975 में। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 1 में आपका बताया गया कि संघ और उसके टेरिटरीज के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 2 में बताया गया किसी बाहर के देश, किसी बाहर के रीजन को या स्टेट को अपने में जोड़ना है तो किस तरह जोड़ेंगे, पार्लियामेंट जोड़ सकती है, प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको सिक्किम मिल गया। अब आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 में बोला गया है ना कि देश में सब जुड़ उड़ गया। अब जो देश है इसके अंदर, इसका अंदर का टेरिटरीज को आप पहले बाहर किसी देश को दे ही नहीं सकते, पहली नंबर बात। ठीक है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसमें मेन बात यह है कि जैसे कि आप जो टेरिटरी जैसे माने पंजाब है, हरियाणा है, ये सारी जो स्टेट्स हैं आज के डेट में चाहे पंजाब हरियाणा के बारे में जोड़ के एक दूसरा नाम दे दे, दोनों को मिला दे और उसको एक दूसरा ही नाम दे दे। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और वहां पे लद्दाख था, तो जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, और लद्दाख आपका वो एक रीजन था आपका। ठीक है, तो आज के डेट में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर का जो इलाका था, जम्मू के इलाका को थोड़ा सा और हल्का से एक्सटेंड करके जम्मू कश्मीर कर दिया गया, और कश्मीर का पूरा इलाका और वहां लद्दाख का पूरा इलाका मिला के उसको, और वो जो पीओके का इलाका सेक्शन का इलाका है सारा को हम लोग मिला के क्या बोलने लगे, लद्दाख बोलने लगे। तो आपको इसका बेस्ट एग्जांपल अभी दिखेगा कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी करना है या किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट करना है, कोई दो स्टेट्स को मिलाना है या कोई एक स्टेट से दो स्टेट बनाना है, ये सारे चीजों का प्रोविजन आर्टिकल 3 में है। मतलब आपके जो चाहे नया स्टेट बनाना हो या बाउंड्रीज को अल्टर करना हो, नया नाम देना हो, दो स्टेट को मिला देना हो, किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना देना हो, किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देना हो, इसके बारे में पूरे के पूरे प्रोविजंस किसमें, आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 3 में भी सेम ही चीज चाहिए, पार्लियामेंट ये कर सकती है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति, मतलब प्रायर इंफॉर्मेशन दे देना पड़ेगा, प्रायर उनसे ले लेना पड़ेगा कंसेंट। ठीक है भाई, आप चाहते हैं हम कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, देखिए मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का दो भाग किया गया, बना दिया गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बनाया गया, 1 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया, 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एक पूरी टेरिटरी थी, एक स्टेट था, उसमें से एक हिस्सा तोड़ दिया गया, तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया गया 1 नवंबर 2000 को। वैसे यूपी से उत्तराखंड, जो हिमालय वाला इलाका था, यूपी का जो हिमालय वाला इलाका था उसको उत्तराखंड बोला जाने लगा, और उत्तराखंड तोड़ के उससे बना दिया गया आपको 9 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया, 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से झारखंड बना दिया गया 15 नवंबर 2000 को। उसी तरह से सेम ही तरह से अभी आज 2019 में जेएंडके से तोड़कर लद्दाख बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। यहां तक आप लोग समझ में आया। ऐसे ही कुछ केस हुए थे, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 3 में बोला गया कि हम लोग अपना जो टेरिटरी वो तो बाहर दे नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ था जब विभाजन हुआ था ना हमारे देश का, जब रेडक्लिफ ने जब लाइन खींची तो बड़ा अजीब तरीके से खींच दिया, तो रखा था और ऐसे ऐसे चीना खींच दिया था, ये पाकिस्तान ये भारत। तो पाकिस्तान तो उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ना था ना, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के डेट में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। तो उस साइड से हम लोग का एक विवाद चलता था जिसका नाम है बेरूबरी यूनियन केस। क्या है, बेरूबरी यूनियन केस। ये आपका लगभग 1960 का है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था ना, जब हम लोग का विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो कुछ भारत का जो इलाका था और कुछ ये बांग्लादेश का इलाका था, तो कुछ बांग्लादेश का इलाका भारत की तरफ आ गया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी लोग जो रहना चाहते थे बांग्लादेश में इधर ही रह गए, और कुछ भारत के लोग और भारत का कुछ इलाका इधर चल गया। यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी जगह थी, तो अब यहाँ के लोग यहाँ आना चाहते थे और यहाँ के लोग यहाँ जाना चाहते थे, लेकिन भारत का संविधान में था कि भाई ये तो ये जो जगह है हम अपना दे नहीं सकते, क्योंकि जगह इन लोग का हो गया, क्योंकि अगर ये तो दे नहीं सकते थे, तो ये लोग चाहते थे भाई ये जगह वो हमको दे दे, ये जगह हम तुम अपना ले लो। अब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाए।
तो फिर धीरे 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 क्या हुआ कि समस्या और बढ़ते रह गई। लेकिन जब मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करके क्या किया, लोगों जो ये केस चल रहा था इसको लास्ट में एट द एंड खत्म ही कर डाला। फिर फाइनली इसका उसके ऊपर वर्डिक्ट 2014 में, और ये केस आज के डेट में रिजॉल्व हो चुका है। तो समझ में आपको बेरोबरी यूनियन केस, तो कुछ मेजोरिटी जगह थी, बेरोबरी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था जो कि पार्टीशन के समय में होना जाना चाहिए था ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन रह गए हैं पर। वैसे ही सेम इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ जगह था, मतलब जो आज के डेट में बांग्लादेश है, जो कि भारत में होना चाहिए था लेकिन चल गया पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मास प्रोटेस्ट होने लगा और इसके कारण गवर्नमेंट परेशान हो गया। गवर्नमेंट ने जब चाहा कि ठीक है जगह इधर से उधर कर देते, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि नहीं भाई, आप आर्टिकल 3 में बोला गया कि सिर्फ अंदर जो टेरिटरी उसको कर सकते हैं, आप बाहर का अपना टेरिटरी देकर दूसरा टेरिटरी लेंगे वैसे नहीं चलेगा, ठीक है, अपना किसी और को नहीं दीजिएगा। तो उसके बाद इसको रोक दिया गया। लेकिन जब 2014 में नई गवर्नमेंट आई, उसने इस चीज पे ध्यान दिया और बाद में जाकर इस सारे मुद्दों को क्लियर किया। अब हम आते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 1, 2, 3 समझ में आ गया, अब आते हैं आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में बोला गया जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा, आर्टिकल 2 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी बाहरी रीजन को अपने में स्टैब्लिश मतलब एडमिट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में बोला है जो पहले से है उसी को तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो ये जब भी आर्टिकल 2 या 3 दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, स्पेशल कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। साथ ही साथ पार्लियामेंट में हमको क्या होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो स्पेशल कंसेंट है ये देने के लिए देना अनिवार्य है, प्रेसिडेंट बाउंड है, हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब भी हम आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे हमेशा शेड्यूल 1 और 4 में चेंजमेंट आएगा। 1 में कैसे चेंजमेंट आएगा, मानिए देखिए हम किसी बाहरी रीजन को मिलाएं तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, चाहे उसका जो नाम होगा तो उसके हिसाब से नाम में चेंजमेंट आएगा, तो शेड्यूल 1 में चेंजमेंट आएगा। और 4 में माने हम कोई बाहरी जगह को मिला लिए, चाहे अंदर का जगह को तोड़ के 2 को बना दिए, तो एक नया नाम देना पड़ेगा। और साथ साथ उस जगह पे कुछ एमपीज होंगे, कुछ एमएलएज होंगे, कुछ एमएलसीज होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे दिखना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से कितने होंगे, इसके बारे में चर्चा शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 1 में है नेम्स ऑफ द स्टेट, और इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट शेड्यूल 4 में है। तो ये दोनों इफेक्ट होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक तो हम लोग समझ गए। पार्ट 1 आपका आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 हम लोग सारे चीज समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसी से रिलेटेड जो डिवीजन और रीअरेंजमेंट है इंडिया का, इसके बारे में समझेंगे किस तरह से डिवीजन हुआ इंडिया का, सबसे पहले डिवीजन कब था, कैसा जब इंडिया का जब विभाजन हुआ, इंडिया का विभाजन के बाद, इंडिया के डिवीजन के बाद वहाँ पे कितने सारे प्रिंसली स्टेट से, कैसे कैसे कमिटीज बनाएगी, कौन कौन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हमारे देश के यूनिफिकेशन में, इंडिया 1951 के बाद कैसा था, फजल अली कमेटी या फजल अली आयोग के क्या क्या सिफारिशें थी और उसको किस तरह से पूरा किया गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।